गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर सॉल्यूशन। मैं आपका टीचर विकास कुमार। आज हम लोग इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। ये न्यू टाइप क्वेश्चंस हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बैंक के एग्ज़ाम्स के लिए। तो आप किसी भी बैंक के एग्ज़ाम में जाएं, आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप इस नए पैटर्न के क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे ढंग से समझेंगे, ठीक है, और अपना रिस्पॉन्स भी देंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन बनाने से पहले आपको डायरेक्शन पढ़ना होता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन में बोल रहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस देयर आर 4 सेंटेंसेस और पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस दैट फॉर्म अ पैराग्राफ। बोला है कि 4 सेंटेंस दिए गए हैं आपको, उन 4 में से कुछ जो सेंटेंस हैं, ठीक है, वो पैराग्राफ को फॉर्म करते हैं। आइडेंटिफाई द सेंटेंसेस या सेंटेंस और पार्ट या पार्ट्स ऑफ सेंटेंस और सेंटेंसेस दैट इज या आर करेक्ट इन टर्म्स ऑफ ग्रामर एंड यूजेस। आपको ध्यान क्या रखना है कि मेरा आंसर किस चीज़ को चूज करना है, जो सेंटेंस ग्रामेटिकली सही है वही मेरा आंसर है, ठीक है। और बाकी आप समझ चुकेंगे, बाकी जो होगा वो गलत होगा। मतलब इट आउट ऑफ 4 सेंटेंसेस हो सकता है कोई एक सेंटेंस सही हो सकता है 2 सही हो सकता है 3 हो सकता है 4। तो जो सही है वही ऑप्शन मेरा आंसर बनेगा, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं पढ़ना। पहला सेंटेंस है ए सेंटेंस है, लिखा है समटाइम्स वी थिंक वी आर द ओनली पीपल। देखिए क्या बोला गया, वी आर द ओनली पीपल, ठीक है। और यहाँ लिखा क्या, वी आर ओनली द पीपल। गलत हो गया, वी आर द ओनली। पहले क्या आना चाहिए था, द तब ओनली। मतलब ए मेरा गलत है, तो ए गलत है, मतलब मेरा ये ऑप्शन गलत है क्योंकि इसमें ए का यूज किया। चलिए दूसरा देखते हैं। आवर प्रॉब्लम्स ओवरराइड अदर कंसिडरेशंस, वी कांट थिंक बियॉन्ड आवर ओन वेक्सेशंस, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें कुछ गलती समझ में आया ना है, पढ़ के देखते हैं। नंबर 3, व्हेन वी सी अ स्मॉल डैम्पनेस ऑन आवर वॉल वी स्करी टू गेट देम रिपेयर्ड एंड करेक्टेड। चलिए एक चीज़ ध्यान दीजिए, हम हमेशा समझाते हैं आप लोगों को कि जब भी आप इंग्लिश का क्वेश्चन बनाए तो सिंगुलर, प्लूरल और टेंस को ध्यान में रखिए। यहाँ बोल रहा है व्हेन वी सी अ स्मॉल डैम्पनेस, मतलब ये क्या हो गया, अ लिखा मतलब सिंगुलर। तो आगे जब चल रहे हैं तो बोल रहा है ऑन आवर वॉल्स वी स्करी टू गेट देम रिपेयर्ड। इतना तो समझ सकते हैं कि रिपेयर करवाना होता है, तो रिपेयर किसको कराएंगे, डैम्पनेस को ही। जब डैम्पनेस के पहले ए सिंगुलर लगाया तो यहाँ पे देम की जगह क्या होना चाहिए था, इट होना चाहिए था। मतलब मेरा सी ऑप्शन भी क्या है, गलत है। देखिए सी यहाँ लिखा ऑप्शन नंबर सी में, ये गलत। सी यहाँ लिखा मतलब ये भी गलत। बचा क्या मेरा बी, मतलब बी ऑप्शन मेरा क्या होगा, सही होगा। अब ये भी है कि नन ऑफ दीज भी हो सकता है या नहीं, ठीक है। तो नन ऑफ दीज भी हो सकता है, लेकिन जब हमने बी सेक्शन पढ़ा था तो हमें यहाँ पे कहीं समझ में नहीं आया कि ईरर लेना कहाँ है। इसका मतलब क्या था कि ये पार्ट सही लिखा गया था, इसमें कहीं कोई गलती दिखा नहीं हमें। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2 पे चलते हैं। लिखा है चेन जेपिंग रिपीटेड अगेन। ये तो आपको मैंने पहले ही पढ़ा दिया है सुपरफ्लुअस में कि रिपीट के साथ अगेन वर्ड का यूज नहीं करते हैं। ऐसा कोई भी वर्ड जिसमें आर ई से शुरू हो तो उसके साथ ना अगेन लगाते हैं ना ही बैक लगाते हैं। मतलब ए सेंटेंस मेरा गलत है, तो ए यहाँ लिखा था, ये गलत है ऑप्शन। चलिए बी पढ़ते हैं। अबाउट एंटी जापान प्रोटेस्ट्स गेटिंग वायलेंट एंड एडेड चार्ज एंग्री यूथ। चलिए जो भी हो। नेक्स्ट पढ़ते हैं सी। फॉर दिस सी वाज सेंटेंस्ड 1 ईयर इन अ लेबर कैंप। देखिए यहाँ पे क्या बोला, इसके लिए उसे 1 साल की सजा दी गई लेबर कैंप में। तो जब भी सजा दिया जाए ना तो हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटेंस्ड टू डेथ, यही कहते हैं। सेंटेंस टू 1 ईयर 2 ईयर, तो सेंटेंस के साथ टू प्रीपोजिशन आता है जो कि यहाँ मिसिंग है। मतलब मेरा सी सेक्शन भी क्या है, गलत है। तो ये ऑप्शन ही मेरा गलत है। डी देखते हैं पढ़कर। ट्विटर इज बैन इन चाइना बट इट्स ईजी। देखिए इट्स का स्पेलिंग चेक कीजिए, यहाँ कहना क्या था, बट इट इज़ ईजी, यह आसान है। तो इट इज़ के लिए क्या होना चाहिए था, वहाँ आई टी, और फिर एस के लिए क्या यूज करना चाहिए था, इस तरह से एपस्ट्रॉफी एस, ठीक है। और लिखा क्या है, इट्स, जो कि गलत है। यहाँ पे आई टी एपस्ट्रॉफी एस इट्स होना चाहिए था, मतलब डी भी गलत है। तो डी गलत है, मतलब मेरा आंसर क्या बना, अगेन बी। मतलब बी जो सेंटेंस होगा वो मेरा सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3। अ ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच इज जायरे ऑफ मैरीन लिटर।
तो जाइरे जो वर्ड होता है ना, इसका मतलब होता है स्पाइरल, कोई भी चीज़ जो गोल गोल घूमे इस तरह से। आप ओशियनिक करंट को भी कह सकते हैं, ठीक है। करंट मतलब समझ सकते हैं, पानी जो मूव करता है उसके लिए भी यूज करते हैं। तो जो गोल गोल मूवमेंट होता है उसको जाइरे कहते हैं, और ये अपने साथ आइडोमेटिक ए लेकर आता है, ठीक है। ए जाइरे होता है, ये आप हमेशा याद रखें, अ जाइरे ऑफ, ठीक है। तो यहाँ ए मिसिंग था, मतलब मेरा ए आंसर तो गलत हो गया, तो ए ऑप्शन मेरा हटाइए। द पैच एक्सटेंड्स ओवर अ वेरी वाइड एरिया विथ एस्टिमेट्स, ठीक है। क्या लिखा? विथ एस्टिमेट्स रेंजिंग फ्रॉम एरिया। देखिए एरिया लिखा, तो एरिया तो मेरा सिंगुलर हो गया। जब सिंगुलर हो गया तो एरिया के पहले क्या होना चाहिए था? आर्टिकल एन भी यूज होना चाहिए था। रेंजिंग फ्रॉम एन एरिया, ठीक है। ये सी सेक्शन है, सी में क्या लिखा? अच्छा सॉरी, बी में तो गलती दिख गया, तो बी मेरा ऑप्शन नंबर गलत है, वहाँ पे एरिया के पहले एन लगना चाहिए था। सी में क्या लिखा? द साइज ऑफ द स्टेट ऑफ टेक्सास टू वन लार्जर एज, गलत हो गया। एडजेक्टिव में भी पढ़ाया गया था कि लार्जर एज नहीं, या तो हम लिख सकते हैं एज लार्ज, क्योंकि एज से जब कंपेयर करते हैं तो एज के साथ क्या आता है? कंपैरेटिव डिग्री, सॉरी एज के साथ पॉजिटिव डिग्री आता है और फिर उसके आगे एज आता है, एज लार्ज एज, ये होना चाहिए था। और अगर लार्जर कंपैरेटिव है तो यहाँ पे एज की जगह दैन होना चाहिए था, तभी मेरा गलती क्या है? यही है, मतलब मेरा सी सेक्शन भी गलत था, तो सी यहाँ पे लिखा, मतलब ये भी गलत है। आंसर क्या बनेगा मेरा? डी। हाउएवर द एग्जैक्ट साइज इज अननोन, बोल रहा है कि तथापि इसका वास्तविक जो आकार है वो अभी भी अननोन है, ये इसका हिंदी हो गया, मतलब डी सही है, मेरा आंसर भी डी होगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन लिखा, एट मीडिया एजेंसी माइंडशेयर्स मुंबई ऑफिस सिट, देखिए यहाँ पे क्या लिखा? सिट अ टीम ऑफ 93 इंडिविजुअल्स। तो इतना तो समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या लिखा है? सिट अ टीम ऑफ, तो ए टीम सिंगुलर है, तो यहाँ पे सिट्स होना चाहिए था सिंगुलर, मतलब बी तो गलत है, तो बी यहाँ दिया, मतलब ये ऑप्शन मेरा गलत है, ठीक है। चलिए देखिए, हुज को मतलब होगा, बोल रहा है कि सिट अ टीम ऑफ 93 इंडिविजुअल्स, ठीक है। यहाँ 93 इंडिविजुअल की जो दल है वो बैठती है। हुज ओनली फोकस, जिसका एकमात्र फोकस, तो जिसका के लिए क्या होना चाहिए था? हुज, WHOSE, ये होना चाहिए था ना, WHOSE, हुज, और लिखा क्या है? हुज। यहाँ पे अपस्ट्रॉफी गलत था, यहाँ पे हुज लिखना होगा, मतलब मेरा सी सेक्शन भी गलत था, तो ये ऑप्शन ही मेरा गलत है। नेक्स्ट है डी, पढ़ के देखते हैं। इनफैक्ट दिस यूनिट ऑक्यूपाइज एन एरिया द साइज ऑफ मोस्ट मिड साइज्ड एजेंसीज इन द कंट्री। देखिए यहाँ बोला मोस्ट, तो मोस्ट का मतलब तो हो गया अधिकांश, तो अधिकांश हो गया, तो एजेंसीज प्लूरल होना चाहिए था, एजेंसी। यहाँ एजेंसी क्या लिखा? सिंगुलर, जो कि यहाँ AGENCIES एजेंसीज होना चाहिए था, मतलब डी भी गलत है, तो डी यहाँ लिखा, मतलब ये भी गलत है। आंसर क्या बनेगा मेरा? ए, मतलब जो ए लिखा था एट मीडिया एजेंसी मिडसाइड्स मुंबई ऑफिस, ठीक है, कि मिड साइड के मुंबई ऑफिस, सॉरी मीडिया एजेंसी मिड साइड के मुंबई ऑफिस, ये जो पता है ये सही लिखा गया है ग्रामेटिकली। आंसर भी क्या हो गया मेरा? ए। मुझे उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि आप अगर ग्रामर क्लास मेरा किए हुए हैं, आप प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो ये सारी चीज़ें जो कहने की नहीं है वो देखिए कितनी आसानी से बनते जा रही है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। वन ऑफ द क्लासरूम एक्सरसाइज, देखिए ये भी मैंने आपको रूल में पढ़ा दिया था, सिंटैक्स और प्रोनाउन दोनों में, कि वन ऑफ लगे तो आगे नाउन प्लूरल फॉर्म में यूज होता है। तो वन ऑफ द क्लासरूम एक्सरसाइजेज, यहाँ प्लूरल होना चाहिए था, एक्सरसाइज में एस का यूज भी होना चाहिए था, और लिखा है एक्सरसाइज सिंगुलर, मतलब ए ऑप्शन तो मेरा गलत है, तो ये मेरा आंसर बनेगा नहीं, ये मेरा आंसर बनेगा नहीं। अब बचता क्या है? सी और डी ऑप्शन। चलिए हम लोग देखते हैं सी और डी में लिखा है बी। अच्छा बी तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों ऑप्शन में देखिए कहीं भी बी का जिक्र नहीं है, तो हम लोग सी और डी डायरेक्ट पढ़ेंगे। पहले सी पढ़ लेते हैं। आई आस्क्ड अ स्टूडेंट टू बी कुंती, अदर टू बी कर्ण, ठीक है। बोल क्या रहा है? आई आस्क्ड, देखिए आई आस्क्ड अ स्टूडेंट टू बी कुंती, मैं एक स्टूडेंट से कुंती बनने को कहता हूँ, अदर टू बी कर्ण, और दूसरे को कर्ण बनने के लिए कहता हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट।
जब भी एक और दूसरे का बोलना हो तो दूसरे के लिए हम लोग अदर वर्ड का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरे के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, अनदर, ठीक है। यहाँ पे अदर की जगह क्या होना चाहिए था, अनदर, ANOTHER, ठीक है। ये होना चाहिए था सही यूज, यहाँ पर अदर गलत है, मतलब सी ऑप्शन भी मेरा गलत है, तो सी यहाँ यूज किया था, मतलब ये गलत है। आंसर क्या बचा मेरा, डी। अब देखिए डी कैसे है सही। कुंती हैज टू परसुएड कर्ण, कुंती को कर्ण को राजी करना पड़ा, मनाना पड़ा, टू लीव दुर्योधन, कि वो दुर्योधन को छोड़ दें, एंड ज्वाइन द पांडवास, और पांडव को ज्वाइन कर ले, ठीक है। तो ये देख लीजिए सेंटेंस बिल्कुल ही सही लग रहा है। आंसर क्या हो गया मेरा, डी। यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर जिन्हें नहीं समझ में आए वो आप इस वीडियो को फिर वापस रिकॉल करें, दोबारा देखें, समझ में आएगा ज़रूर से। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन, क्वेश्चन नंबर 6 से 10 का इंस्ट्रक्शन देखते हैं हम लोग। बोल रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ स्टेटमेंट एंड 5 चॉइसेस आर गिवन। आपको एक स्टेटमेंट दे दिया गया, ठीक है, और इस स्टेटमेंट को लेकर आपको यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटेंसेज लिख दिए गए, ठीक है। आपको ये देखना है कि मेरा जो क्वेश्चन है, दैट मीन्स जो क्वेश्चन सेंटेंस है, इसे कंटिन्यू करने के लिए इन 5 में कौन सा सेंटेंस मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा, वही मेरा आंसर भी होगा, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए रूल्स नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूँ आपको कि हाँ इसका लिए ये शॉर्टकट रूल होता है या वो फर्दर आपको रूल्स को फॉलो करना होता है, तो ऐसा कुछ है नहीं। ये जो चीज़ है वो कंप्लीट आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी पे डिपेंड करती है कि आप सेंटेंस को कितने एनालिटिकली पढ़ सकते हैं और ऑप्शन से फिर उसे एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है, तो ही आपको सही आंसर आएगा, ठीक है। तो चलिए फिर भी करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिसिटी इज़ द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। बोलता है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो किसी भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बैकबोन होता है, मतलब सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होता है, ठीक है, सबसे मजबूत चीज़ होती है। ये इसका हिंदी हो गया। हमें देखना है कि इसमें कौन सा सेंटेंस है जो इसे कंटिन्यू आगे बढ़ाएगा। बोल रहा है मेनी ऑफ आवर न्यू इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आर लाइंग एमेंडेंट। बोला अधिकांश जो हमारा इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो अभी त्यागा हुआ है, ऐसे ही छोटा पड़ा हुआ है। कोई मतलब निकल रहा है दोनों का, बिल्कुल ही नहीं, मतलब मेरा ए ऑप्शन जो है वो तो गलत है। द अथॉरिटीज आर एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ स्टार्टिंग नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। अब यहाँ बात हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी बैकबोन है, और दूसरे सेंटेंस बी ऑप्शन में क्या बोल दिया, जो अधिकारी लोग हैं वो नॉन कन्वेंशनल मतलब गैर परंपरागत एनर्जी सोर्स की खोज कर रहे हैं। कोई मतलब बनेगा, बिल्कुल ही नहीं, मतलब मेरा ऑप्शन नंबर क्या था, बी भी गलत था। नेक्स्ट है रिलायबल एंड अनइंटरप्टेड पावर इज अ प्रीक्विसाइट फॉर डेवलपमेंट। बोल कह रहा है कि एक भरोसेमंद जिस पर हम भरोसा कर सके और अनइंटरप्टेड जो बिना बाधा किए हुए हमें शक्ति प्रदान करे, मतलब पावर प्रदान करे, ये आवश्यक होता है डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन में क्या दिया था, इलेक्ट्रिसिटी जो है बैकबोन है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, तो ये डेवलपमेंट और ये डेवलपमेंट दोनों मेरा मैच कर गया। और ये सेंटेंस भी सही लग रहा है कि हाँ भरोसेमंद और बिना बाधित किए हुए पावर सप्लाई हमें चाहिए होता है, ठीक है, सबसे आवश्यक होता है किसी भी डेवलपमेंट के लिए, मतलब मेरा आंसर जो था वो सी सही है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखेंगे एग्जाम के लिए कि जब आपके अकॉर्डिंग आपको सुइटेबल ऑप्शन मिल जाए तो बचे हुए ऑप्शंस को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे तो फिर आप डिस्ट्रैक्ट होंगे, आपको लगेगा कि वो बेहतर ऑप्शन है, उसे आंसर ले लें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बोला आवर कंट्री इज रैपिडली बिकमिंग अ कंज्यूमर नेशन। हमारा जो देश है वो तेजी से कंज्यूमर नेशन में बदलते जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में दिया द नेशन मस्ट स्टैंड ऑन इट्स ओन लेग्स, ठीक है, बोलता है इस राष्ट्र को अपने पैर पे खुद खड़ा होना होगा, ठीक है। तो यहाँ तो बोल रहा है कंज्यूमर नेशन बन रहा है और यहाँ बोल रहा है राष्ट्र को अपने पैरों पे खड़ा होना होगा, कोई रिलेशन है, बिल्कुल ही नहीं, मतलब ये ऑप्शन तो गलत है। चलिए दूसरा देखते हैं। फॉर फाइनेंशियल प्रोग्रेस वी मस्ट रिड्यूस इम्पोर्ट एंड इंक्रीज एक्सपोर्ट। चलिए बोल कह रहा है कि फाइनेंशियल प्रोग्रेस के लिए हमें, ठीक है, हमें रिड्यूस करना होगा इंपोर्ट को और एक्सपोर्ट को क्या करना होगा, इंक्रीज मतलब बढ़ाना होगा, ठीक है। चलिए ठीक है। फिर बोला वी वांट टू बिकम फाइनेंशियली स्ट्रांग, हम लोग को चाहिए कि हम लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग बने। फिर नेक्स्ट दे रहा है वी आर नॉट येट डिपेंडेंट बिकॉज वी डिपेंड ऑन अदर कंट्रीज। इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनेगा, बोल रहा है कि हम लोग अभी डिपेंडेंट नहीं है, ये कंप्लीट निगेटिव स्टेटमेंट जा रहा है। और हमारा सेंटेंस किस में था, क्वेश्चन पॉजिटिव में जा रहा था, तो जब मेरा स्टेटमेंट पॉजिटिव में जाए ना तो जनरली हम लोग निगेटिव स्टेटमेंट आंसर नहीं लेते हैं, मतलब डी भी गलत है। फिर दे रहा है इंडिया मस्ट बिकम सेल्फ सफिशिएंट एंड रिड्यूस इम्पोर्टिंग गुड्स।
यहाँ फिर क्या बोल रहा है कि इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए और गुड इंपोर्ट करने में कमी लानी चाहिए। तो फिर तो यहाँ पे कंट्रास्ट आ गया मेरा सेंटेंस में, पॉजिटिव नेगेटिव स्टेटमेंट, मतलब ये भी मेरा आंसर क्या होगा, नहीं बनेगा। तो मेरा आंसर है बी और सी में जो मोस्ट सुइटेबल होगा उसी को चूज करना है। आप खुद देखिए कौन सा लग रहा है सही। हम आंसर क्या ले सकते हैं सही, बी। हमारा जो देश है तेज़ी से कंज्यूमर नेशन बन रहा है और इसके लिए क्या ज़रूरी है कि हम लोग अपने इंपोर्ट और ये क्या करें, इंपोर्ट को रिड्यूस करें और एक्सपोर्ट को क्या करें, बढ़ा दें, ताकि हम लोग क्या कर सकें और फाइनेंशियली प्रोग्रेस कर सकें। ये मेरा सही सेंटेंस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। चिल्ड्रेन फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट एडमिशन टू प्राइमरी स्कूल्स एंड डिमांड अन एक्सीड सप्लाई। बोला ये चिल्ड्रेन जो है उन्हें मुश्किल, बच्चे जो है उन्हें मुश्किल होती है प्राइमरी स्कूल्स में एडमिशन उनको प्राप्त करने में, क्योंकि डिमांड जो है वो हमेशा सप्लाई से ज़्यादा रहती है। मतलब जितने बच्चे आवेदन करते हैं, ठीक है, और जितने स्कूल्स हैं उनसे ज़्यादा क्या होता है वहाँ आवेदन हो जाता है। ये सेंटेंस का हिंदी है। चलिए हम लोग देखते हैं कि इसके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या हो सकता है आंसर, ठीक है। तो बोल रहे हैं द गवर्नमेंट इज अगेंस्ट स्टार्टिंग न्यू स्कूल्स। ये तो एकदम गलत हो गया, निगेटिव स्टेटमेंट हो गया मेरा। तो पहले ही बताया कि निगेटिव स्टेटमेंट जनरली आंसर नहीं लेना है। प्राइमरी एजुकेशन हैज़ बीन डिक्लेयर्ड कंपलसरी। ऐसा तो कोई बात है नहीं कि प्राइमरी एजुकेशन जो है इसको कंपलसरी कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया हर एक के लिए। ये भी बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है और कहीं मैच भी नहीं कर रहा है हमारे ओरिजिनल सेंटेंस से। द गवर्नमेंट स्कूल ऑफर बेटर एजुकेशन दैन द प्राइवेट स्कूल, बिल्कुल ही गलत, क्योंकि हम लोग कभी भी एजुकेशन का कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कि गवर्नमेंट स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है और प्राइवेट स्कूल में खराब पढ़ाई होती है। ये ऐसे भी गलत है क्योंकि मेरा जो फिर वापस जो सेंटेंस है ओरिजिनल उससे इसका कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट है द प्राइवेट सेक्टर इज एक्सर्टिंग इन्फ्लुएंस अपॉन द रूलिंग पार्टी। यहाँ पे कोई मतलब बनेगा कि जो प्राइवेट स्कूल है वो राजनीतिक दल जो हैं जो रूलिंग में है अभी उनके ऊपर ज़्यादा दबाव डालती है, कोई मतलब नहीं बनता है। तो बचा क्या मेरा ई, और यही सही भी होगा क्योंकि इकलौता यही बचा है। द प्राइवेट स्कूल मेक द मोस्ट ऑफ द सिचुएशन एंड चार्ज हेफ्टी फीस, आ गया सही। बोल क्या रहा है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो सिचुएशन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा लेते हैं और क्या करते हैं, बहुत मोटी मोटी फीस चार्ज करते हैं। बिल्कुल ही सही, मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ई। क्योंकि क्वेश्चन में देखिए बोला चिल्ड्रेन फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट एडमिशन। क्यों मुश्किल होती है एडमिशन लेने में, क्यों, क्योंकि जो चार्ज है फ़ी वो बहुत ही ज़्यादा हेवी होता है, इसीलिए उनको पैसा नहीं हो पाता है और उनका क्या होता है, एडमिशन नहीं हो पाता है, और जिन्हें पैसा दिया उनका हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द CBI presented an incriminating report about the minister's foreign connection। बोला CBI जो है वो एक रिपोर्ट प्रेजेंट किया जिसमें जो मंत्री है उसका विदेश में भी किसी से कनेक्शन है, मतलब संपर्क है या साठगांठ है। तो ये आपको CBI ने एक रिपोर्ट प्रेजेंट किया, ठीक है। तो अब इसको लेकर मेरा कंक्लूजन क्या हो सकता है, तो दिया है पहले में द न्यूज़पेपर्स पब्लिश्ड अ लॉट ऑफ नॉनसेंस। कोई मतलब बनेगा, बोला कि न्यूज़पेपर ने बहुत सारे बकवास पब्लिश किया। तो मेरा जो ओरिजिनल सेंटेंस है उससे इसका कोई रिलेशन बन ही नहीं रहा है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है द कोर्ट ऑर्डर्ड जुडिशियरी इंक्वायरी इनटू द होल अफेयर। सही लग रहा है क्योंकि जब भी किसी नेता का विदेश में किसी से साठगांठ का पता लगता है तो कोर्ट क्या करता है, सबसे पहले ये पूरा मामला क्या है उसको लेकर क्या करता है कि इसे एक इंक्वायरी सेटअप करता है। मतलब मेरा जो ऑप्शन नंबर बी दिया था वो एग्जैक्टली सही लग रहा है और आंसर हम बी लेंगे। बाद बाकी ऑप्शन पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैं फिर समझा रहा हूँ, अगर आप पढ़ने जाएंगे तो हो सकता है किसी ऑप्शन में आप उलझ कर गलत हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है द ऑथर्स न्यू बुक वाज वाइडली एक्सेप्टेड बाय कॉमन पीपल बाय इट एंगर्ड दोज इन पावर, ठीक है, बट इन एंगर्ड दोज इन पावर। बोल रहा है कि ऑथर का जो नया किताब है वह बहुत ही ज़्यादा सभी के द्वारा एक्सेप्ट किया गया, स्वीकार किया गया, आम लोगों के द्वारा स्वीकार किया गया, लेकिन इसने वैसे लोगों को गुस्सा दिला दिया जो पावर में है, पोजीशन में है, ठीक है। अब देखना है कि इसके लिए सुटेबल आंसर क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा द बुक वाज अक्लेम्ड फॉर पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म इट कंटेंट। बोला है कि बुक जो है उसको प्रशंसा मिली, राजनीतिक आलोचना जो इसमें है उसको लेकर। चलिए ये तो हो गया ए। और मेरा जो सेंटेंस है ओरिजिनल इसमें भी क्या कहा था, इट एंगर्ड दोज इन पावर। तो दोज इन पावर कौन, जो पॉलिटिक्स में होंगे, पावर पोजीशन में होंगे, उन्हीं को गुस्सा दिलाया। और मेरा जो ए सेंटेंस है इसमें भी इसी चीज को जिक्र किया गया है, ठीक है, कि पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म किया गया। तो जब तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का या पॉलिटिकली क्रिटिसाइज नहीं किया जाएगा तब तक लोगों को गुस्सा आएगा क्या, बिल्कुल ही नहीं।
मतलब मेरा जो ए ऑप्शन था ये सुइटेबली क्या कर रहा है, इसको जस्टिफाई कर रहा है, मतलब मेरा ऑप्शन नंबर ए ही सही है। हम बाद बाकी ऑप्शंस को पढ़ेंगे भी नहीं, ठीक है। तो ये हुआ 10 क्वेश्चंस। मुझे अभी भी उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए लास्ट एक सेक्शन है 10 से 15, इसे हम लोग देख लेते हैं। ये बहुत ही इजी सेक्शन है, ये जनरली क्लरिकल ग्रेड में पूछा जाता है और मेंस के एग्जाम में जाएंगे तो उसमें भी ये पूछा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चंस हमें देखना है ध्यान से, इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें आपको वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। इंस्ट्रक्शन में बोल रहा है कि जो भी सेंटेंस दिया गया ना, इस सेंटेंस में 2 वर्ड्स, हर एक सेंटेंस में 2-2 वर्ड्स का यूज किया गया जो सिमिलर लगेगा आपको, ठीक है। लेकिन आपको देखना है ग्रामेटिकली, कंटेक्चुअली, फ्रेज वाइज, ठीक है, कौन सा वर्ड सेंटेंस को सही करता है, मतलब कि कंटेक्चुअली, ग्रामेटिकली, मीनिंगफुली सही कर रहा है, वही ऑप्शन आपका आंसर सही होगा, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है, आई हैव केप्ट द बुक बिसाइड्स और बिसाइड योर बैग ऑन द टेबल। तो बोला मैंने किताब को आपके टेबल पर, ठीक है, बैग के अलावे भी रख दिया या बैग के बगल में रख दिया। तो होना क्या चाहिए था, आई हैव केप्ट द बुक बिसाइड्स योर बैग या बिसाइड योर बैग, ठीक है। दोनों में देखना होगा, सबसे पहले ए आंसर लें या बी आंसर लें, ठीक है। तो यहाँ पे बी सही लग रहा है ज़्यादातर, क्योंकि बोल क्या रहा है, बिसाइड का मतलब क्या होता है, के बगल में, मतलब मैंने आपकी किताबें आपके टेबल पर बैग के बगल में रख दिया है, मतलब ए ऑप्शन गलत था मेरा। तो अब हमें ये देखना है कि बी से शुरू कौन कौन सा ऑप्शन हुआ है, गौर कीजिए। ए तो ए से शुरू हुआ, बी ऑप्शन भी ए से शुरू हुआ और ई ऑप्शन भी ए से, तो ये तीनों करिए। अब हमारे पास बहुत ही आसान चॉइस बच गया है सी और डी में। तो हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करते हैं, सबसे पहले एलिमिनेट कर लेंगे कौन ऑप्शन आंसर नहीं होगा, फिर मेरा आंसर वाला ऑप्शन ही बचा रहेगा। चलिए देखते हैं सेंटेंस 2 पढ़कर। यू कैन अटेम्प्ट 10 क्वेश्चंस फ्रॉम अमॉन्ग या बिटवीन 30 क्वेश्चंस। देखिए यहाँ 30 है संख्या, तो 30 के लिए हम लोग बिटवीन यूज करेंगे या अमॉन्ग। बिटवीन 2 के लिए यूज करते हैं, 2 से ज़्यादा हो तो अमॉन्ग आता है, मतलब इस ऑप्शन नंबर 2 में मेरा आंसर क्या आएगा, ए। तो बी के बाद ए आना चाहिए। देखिए सी और डी दोनों में बी के बाद ए का ही यूज किया है। चलिए आगे देखते हैं सेंटेंस 3। इट वॉज सो हॉट इन द सन दैट दे मूव्ड इनटू द शैडो और शेड। देखिए शैडो का मतलब होता है परछाई और शेड का मतलब होता है छांव। तो सेंटेंस बोल रहा है कितना गर्म था सूरज कि वो लोग छांव में चले गए या परछाई में चले गए। तो सिंपल सी बात है, छांव में चले गए होंगे। तो इस सेंटेंस का आंसर मेरा बनेगा बी, और बी कहाँ दिया है, डी ऑप्शन में, मतलब मेरा आंसर क्या बन गया, डी, ठीक है। मेरा आंसर डी होगा, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। द अनाउंसमेंट सेड दैट द चीफ गेस्ट, यहाँ पे क्यू नहीं है, वो जी है, ठीक है। द चीफ गेस्ट वुड बी अराइविंग प्रेजेंटली और करेंटली। देखिए करेंटली का मतलब होता है वर्तमान में, हिंदी, और प्रेजेंटली का हिंदी होता है इस समय। तो आप समझ चुके होंगे अभी तक कि हिंदी अगर हिंदी क्या लेना है आपको, वर्तमान में लें या इस समय लें, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा मेरा, प्रेजेंटली, ठीक है। मतलब मेरा 12 का आंसर क्या बनेगा, ए, प्रेजेंटली बनेगा। तो ए वाला ऑप्शन कहाँ का है, सो देखिए ए दिया है ए में, ए दिया है सी में, मतलब यही दोनों ऑप्शन मेरा क्या होगा, आंसर बनेगा बी, डी और ई गलत है। चलिए हम लोग देखते हैं सेंटेंस 2 में आंसर क्या बनता है मेरा। आफ्टर रिसेशन एम्प्लॉयमेंट रेट्स आर ऑन द राइज, ऑन द राइज और ऑन द रेज। तो ये आप जान चुके हैं, पढ़ते भी होंगे, ऑन द राइज मतलब कोई चीज़ बढ़ते चले जाना, रेज मतलब होता है बढ़ाना। तो बोलता है रिसेशन, मंदी के समय में क्या होता है, मंदी के बाद जैसे मंदी का दौर आता है उसके बाद एम्प्लॉयमेंट रेट जो होता है वो क्या होता है, बढ़ते चला जाता है। तो बढ़ना का क्या हो गया, राइज, मतलब आंसर क्या आएगा दूसरे का, ए। और ए यहाँ भी दिया, ए सी में भी दिया। चलिए थर्ड पढ़ते हैं। द प्रोफेसर कुड नॉट एक्सप्लेन द टॉपिक फुली बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअल या कंटिन्यूअस इंटरप्शंस। ये तो बहुत ही ईजी है, ठीक है, इंटरप्शन ही हो सकता है आंसर मेरा। इंटरप्शन का मतलब क्या होता है, बाधा, ठीक है। अब देखिए गौर करके, ए ऑप्शन में भी बी दिया है तीसरी जगह पे, इसमें भी बी दिया है तीसरी जगह पे, मतलब फिर हमको लास्ट ऑप्शन भी पढ़ना ही पड़ेगा सेंटेंस। आई वॉज नॉट एबल टू वियर द ट्राउजर्स बिकॉज दे वेयर क्रीज्ड और क्रिंकल्ड, ठीक है। 2 वर्ड का यूज किया है, क्रीज्ड और क्रिंकल्ड। तो क्रीज लगा हुआ रहेगा तो नहीं पहनेगा, या क्रिंकल मुचराया हुआ कपड़ा होगा जिसमें सिलवट पड़ गया तो नहीं पहना होगा। निश्चित सी बात है, कपड़ा कहीं ना कहीं सिलवट आ गई होगी, मुड़ गया होगा। तो आंसर क्या बनना यहाँ पे, बी। और बी कौन से ऑप्शन में दिया है, सी ऑप्शन में, मतलब मेरा आंसर क्या बनना, सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13, आई वॉज नॉट एबल टू आंसर द इंटरव्यूअर्स क्वेश्चन अबाउट हु डिस्कवर्ड या इन्वेंटेड द कंप्यूटर। देखिए कंप्यूटर तो गैजेट है, तो गैजेट को हम लोग डिस्कवर तो कर नहीं सकते, इन्वेंट ही किए होंगे। मतलब क्या है, बी ऑप्शन इसमें का आंसर बनेगा मेरा। तो बी से स्टार्टिंग देखिए, बी सी डी तीनों में किया, मतलब ए ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता है और ना ही ई ऑप्शन आंसर होगा। चलिए हम लोग देखते हैं मिलाकर दूसरे सेंटेंस को। ही गॉट हिज कार्स ब्रेक्स। देखिए ब्रेक, कार में जो ब्रेक होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, BRAKE। ठीक है, आंसर क्या बनेगा दूसरे का, बी। तो बी के बाद बी कहाँ दिया है, बी ऑप्शन में, मतलब मेरा आंसर बी हो गया। अब हमें आगे पढ़ने का जरूरत ही नहीं, क्योंकि इसी बी ऑप्शन में ही बी का कॉम्बिनेशन बनाया है। ठीक है, तो हम आगे नहीं पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। वी गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ द स्कूल टू वेलकम द प्रिंसिपल और प्रिंसिपल। तो सिंपल सी बात है, प्रिंसिपल में PLE लगे मतलब सिद्धांत, और PL मतलब लगे मतलब प्रधानाध्यापक। तो आंसर क्या होगा मेरा 14 का बी। तो बी से शुरू होने वाला ऑप्शन बहुत सारा, ABDE सब है। चलिए कोई बात नहीं, दूसरे नंबर सेंटेंस को पढ़ते हैं। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल। कैपिटल और लिखा है कैपिटल, तो जो राजधानी होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। चलिए बी होगा आंसर। तो इसमें भी बी हुआ और इसमें भी बी हुआ, तो बी का कॉम्बिनेशन देखिए सारे जगह बी का ही कॉम्बिनेशन है। नंबर 3 पढ़ते हैं। द सिचुएशन इज करेंटली और प्रेजेंटली अंडर कंट्रोल। तो अभी हम पहले ही बताए थे आपको कि प्रेजेंटली का मतलब क्या होता है, तो इस समय, करेंटली का मतलब क्या होता है, तो वर्तमान में। तो आप खुद बताइए आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, कि हम आंसर क्या लेंगे, करेंटली लेंगे या प्रेजेंटली लेंगे। तो बोल रहा है वर्तमान स्थिति क्या है, नियंत्रण में, तो वर्तमान स्थिति हो रहा है हिंदी, मतलब आंसर क्या लेंगे, ए। तो BBA कहाँ कहाँ लिखा है, BBA डी में लिखा है और ए में लिखा है, मतलब ये दोनों तीनों ऑप्शन गलत है, B, C और E। अब आगे पढ़िए। ऑन द वे आई हैव टू स्टॉप फॉर ए वाइल टू टेलीफोन टू टेलीफोन, और दूसरा दिया फॉर टेलीफोनिंग माई ब्रदर। आप समझ सकते हैं, फॉर टेलीफोनिंग हम कभी बोलते हैं क्या, बिल्कुल ही नहीं। क्या बोलते हैं, टू टेलीफोन माई ब्रदर। आंसर क्या बनेगा, ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ही डिड नॉट से और टेल अस एनीथिंग अबाउट हिज अफेयर। ठीक है, तो जब कोई आदमी कोई बात किसी को सुनाता है या बोलता है, ठीक है, तो उसे हम लोग टेल कहते हैं, से नहीं। ठीक है, आंसर क्या बनेगा पहला का, बी। तो बी ऑप्शन देखिए सिर्फ ए और बी में ही दिया है। जैसे हम लोग सुनते हैं ना कि उसने मुझे कहानी सुनाई, तो कहानी क्या होता है, से नहीं किया जाता है, टेल किया जाता है। तो कोई आदमी किसी अफेयर के बारे में कुछ बोले तो वो हमेशा टेल करेगा, मतलब बी होगा आंसर। अब दूसरा ऑप्शन देखिए। द प्रोजेक्ट वुड नॉट हैव बीन कंप्लीटेड इन टाइम बट फॉर हिज टाइमली एंड वैल्यूलेस और इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन। बताइए, इनवैल्यूएबल हो सकता है या वैल्यूलेस लेंगे। ठीक है, वैल्यूलेस मतलब क्या होगा, जिसका कोई कदर ही ना हो, और इनवैल्यूएबल मतलब बहुत ही ज़्यादा इसका महत्व हो। तो उसने मुझे मदद किया समय पर काम को पूरा करने में, तो उसका भी योगदान रहा होगा, क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही वैल्यूएबल। तो इसके लिए आंसर क्या लेंगे, इनवैल्यूएबल। मतलब मेरा आंसर क्या बनेगा दूसरा का, बी। और बी का कॉम्बिनेशन सिर्फ बी में ही बनाया, मतलब आंसर मेरा क्या हो गया, बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इन लिटिल ओवर अ मंथ द कैंपेन हैज मोर देन एक्सीडेड और एक्सीडेड। एक्सीड मतलब होता है सहमत होना, और एक्सीड मतलब होता है आगे निकल जाना। और आगे सेंटेंस में क्या लिखा है, एक्सपेक्टेशंस विद 5000 टिकट, मतलब उम्मीद जितना रहा होगा उससे आगे निकल गया इसका कैंपेन, जो मुहिम था वो। मतलब आंसर क्या बनेगा मेरा, बी। पहला का आंसर क्या बनेगा, बी। और बी वाला ऑप्शन अभी 3 जगह है, सी में भी है, डी में भी है और ई में भी है। चलिए हम लोग दूसरा पढ़ के देखते हैं। द स्टूडेंट्स हैव फ्री एक्सेस, और एक है एक्सेस और एक है एक्सेस टू द इंटायर मटेरियल। तो एक्सेस मतलब होता है पहुंच, जितने भी पूरे के पूरे मटेरियल है लाइब्रेरी में वहां तक बच्चों की पहुंच है। तो पहुंच है के लिए आंसर क्या होना चाहिए था, बी। तो पहला का भी बी और दूसरा का भी बी। तो देखिए बी का कॉम्बिनेशन कहाँ दिख रहा है, सी में और ई में। तो मेरा आंसर या तो सी होगा या तो ई होगा। चलिए तीसरा पढ़ते हैं। द इल्यूजन और एल्यूजन। इल्यूजन मतलब भ्रम और एल्यूजन मतलब किसी का हवाला देना। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, टू करप्शन इन द मिनिस्ट्री लैंडेड द जर्नलिस्ट इन ट्रबल। अब बोलिए क्या हुआ, भ्रम जो है करप्शन को लेकर, या जो हवाला दिया गया करप्शन को लेकर मिनिस्ट्री में, वो जर्नलिस्ट को मुश्किल में डाल दिया। तो होना क्या चाहिए था, भ्रम थोड़ी मुश्किल में डालेगा, जो हवाला दिया, किसी का रेफरेंस दिया, ठीक है, वो उसको मुश्किल में डाल दिया। मतलब तीसरे का भी आंसर क्या होना है, बी। और देखिए तीनों में बी चल रहा है, सी और ई। लास्ट भी पढ़ ही लेते हैं हम लोग। नंबर 4, आर द चिल्ड्रेन ऑलरेडी
ऑलरेडी, और दूसरा है ऑलरेडी। ऑलरेडी का मतलब पहले ही, ठीक है। और ALL ऑल अलग और रेडी अलग, मतलब सभी के सभी लोग तैयार, मतलब इसका आंसर क्या बनेगा? ए। क्या सभी बच्चे तैयार हैं पार्क जाने के लिए? तो सभी बच्चे के लिए ऑलरेडी होना चाहिए अलग अलग, जो कि मेरा सी में दिख रहा है ए। आंसर क्या हो गया मेरा? सी। नेक्स्ट है 17। 3 क्वेश्चन और है, ज़्यादा समय नहीं लूंगा मैं आपका क्योंकि आधा घंटा हो चुका है। नंबर 17, आई फाइंड दैट देयर इज ऑल टुगेदर, और इसमें लिखा ऑल टुगेदर। देखिए, एक में ऑल टुगेदर एक साथ है, एक में ऑल और टुगेदर अलग अलग है। तो जैसे ही ऑल अलग हो गया, टुगेदर अलग हो गया, मतलब क्या होगा इसका हिंदी? सभी एक साथ। ऑल टुगेदर इसका हिंदी क्या होगा? सभी एक साथ। और ऑल टुगेदर अगर एक साथ लिखते तो इसका हिंदी क्या होता है? कुल मिलाकर, ठीक है। तो बोलिए हिंदी क्या सही होगा? आई फाइंड दैट देयर इज ऑल टुगेदर टू मच वायलेंस, मतलब मैंने ये पाया कि कुल मिलाकर, ठीक है, बहुत ज़्यादा हिंसा थी इन फिल्म में, यही कहेंगे। सभी एक साथ हिंसा थी इस फिल्म में, कोई मतलब ही नहीं देगा, मतलब मेरा आंसर क्या बनेगा? बी। और बी से शुरू होने वाला ऑप्शन कहाँ है मेरा? बी में दिया है, ठीक है। मतलब आंसर क्या हो जाएगा मेरा? डायरेक्ट बी, ठीक है। लेकिन इस सेंटेंस में ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेकन है, क्योंकि इसमें जो ऑप्शंस तैयार किए गए हैं ना, वो थोड़ा मिस्टेक है। इसमें कंप्लीट बी 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 और ए का कॉम्बिनेशन बनाया गया, जो कि गलत है, ठीक है। आपका सेंटेंस का अरेंजमेंट गलत है इस क्वेश्चन में, इसलिए इसमें हम लोग ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी आप आंसर समझ लीजिए। पहला आंसर क्या आएगा? पहला सेंटेंस का बी। दूसरा पढ़ते हैं हम लोग, इज देयर एनी वे और एनी वे वी कैन गेट अ फिल्म स्टार, ठीक है। क्या बोल रहा है? एनी वे अगर एक साथ लिख दे तो इसका हिंदी होता है वैसे भी, और एनी वे अगर अलग अलग लिखे तो लिखेंगे किसी भी तरह, हिंदी होगा किसी भी तरह। तो मतलब क्या निकलेगा? सो देखिए, इज देयर एनी वे वी कैन, मतलब क्या किसी भी तरह हम लोग फिल्म स्टार से मिल सकते हैं या उनके फंक्शन को अटेंड कर सकते हैं। प्रीसाइड का मतलब होता है कहीं जाना, अटेंड करना। तो हिंदी क्या होगा? क्या हम लोग किसी भी तरह किसी फिल्म स्टार के फंक्शन में जा सकते हैं? तो किसी भी तरह का आंसर क्या होना चाहिए था? एनी वे। और ये एनी वे क्या होगा? अलग अलग। अलग अलग मतलब बी। तो यहाँ भी मेरा कॉम्बिनेशन क्या बना? बी का। तो 2 बार बी आ चुका है, ठीक है। सेंटेंस नंबर 3 पढ़ के देखते हैं। द सक्सेस ऑफ द इवेंट वॉज इंटायरली कैजुअल, मतलब जो सफलता था पूरे के पूरे इवेंट का वो क्या था? कैजुअल था, मतलब उतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। कैजुअल मतलब लापरवाह कह सकते हैं आप, केयरलेस तरीके से कह सकते हैं। तो यहाँ देखिए ए में कौशल लिखा, जो कि स्पेलिंग ही गलत है। कैजुअल का स्पेलिंग क्या होता है? CASUAL, मतलब इसका भी आंसर क्या आएगा मेरा? बी। तो आंसर क्या होगा? बी बी बी। लास्ट है सेंटेंस, द पुलिस हैव सीज्ड और सीज्ड, CEASED, सीज का मतलब क्या होता है? किसी चीज को रोक देना। और SEIZED, सीज्ड का मतलब होता है जब्त कर लेना। आगे क्या बोला? बड़ी संख्या में हथियार को। तो बड़ी संख्या में हथियार को पुलिस ने क्या किया होगा? जब्त किया होगा। तो आंसर इसका भी क्या बनेगा? बी। मैंने इसलिए कहा था कि ये कॉम्बिनेशन चारों बी था, और यहाँ कहीं भी आपको ऑप्शन में नहीं दिया गया था, इसलिए कॉम्बिनेशंस गलत थे। आंसर आपका करेक्ट ये बनेगा, ठीक है। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। In a few years, she became his trusted confidant. Confident मतलब जानते होंगे आत्मविश्वास, और confident मतलब होता है विश्वासी। तो समझ में आ गया होगा, कुछ ही वर्षों में वह उसका बहुत विश्वास पात्र बन गया या विश्वासी बन गया, मतलब बी होगा आंसर पहले। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं पहले बी, ठीक है। ऑप्शन में तो देखेंगे ही आगे। फिर नेक्स्ट है, वी वे रिक्वायर्ड टू मेक अ कस्टम और कॉस्ट्यूम डिजाइन। तो कस्टम डिज़ाइन बनाएंगे ऑनलाइन शॉप के लिए, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन बनाएंगे ऑनलाइन शॉप के लिए, ये आप खुद डिसाइड करके बताइए, ठीक है। तो कस्टम डिज़ाइन होगा, कोई भी एक नया या छोटा मोटा डिज़ाइन तैयार करते हैं वो। कोई कॉस्ट्यूम तो कपड़ा हो गया, तो ऑनलाइन शॉप के लिए हम लोग कपड़ा डिज़ाइन करेंगे। आंसर क्या होगा मेरा? ए। मतलब बी के बाद मेरा ए आना चाहिए कॉम्बिनेशन, ठीक है। कस्टम डिज़ाइन हम लोग कहते हैं। तीसरे में लिखा ही वाज डिक्लेयर्ड इलिजिबल, और यहाँ लिखा है इलिजिबल फॉर द पोस्ट। तो वह उस पद के लिए इलिजिबल था, तो अयोग्य होना, ठीक है। और एक होता है योग्य होना, ठीक है। आगे पढ़ के देखते हैं। इन स्पाइट ऑफ नॉट हैविंग इनफ वर्क, ठीक है, एक्सपीरियंस, मतलब उसके पास इनफ पर्याप्त वर्क एक्सपीरियंस नहीं थे, इसके बावजूद भी वह उस पोस्ट के लिए क्या था? एलिजिबल था, मतलब योग्य था, ये हो जाएगा। तो योग्य के लिए आंसर क्या होगा मेरा? बी, एलिजिबल। अगर आई लिखा हो तो उसका मतलब होता है एलिजिबल का ऐसा हैंड राइटिंग जिससे आप पढ़ ना सके, मतलब ए गलत था। अब आंसर क्या बच रहा है? बी ए बी। तो देखिए बी ए बी वाला ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? सी में दिख रहा है, मतलब मेरा आंसर सी हो गया। कोई और कॉम्बिनेशन तो दिख नहीं रहा है, मतलब मेरा आंसर सी था, ठीक है।
चौथा जो क्वेश्चन सेंटेंस है इसमें लिखा सेवरल इमिनेंट और आइमिनेंट। इमिनेंट का मतलब समझ रहे, बहुत जो फेमस रिस्पेक्टेड लोग होते हैं उनको कहते हैं, और आइमिनेंट का मतलब होता है निकट भविष्य में कोई चीज़ घटित होने वाला, ठीक है, उसे आइमिनेंट कहते हैं। तो सेवरल इमिनेंट साइंटिस्ट यही होगा, जो फेमस या रेप्यूटेड साइंटिस्ट हैं, तो ए बनेगा, मतलब आपका आंसर जो आपने लिया था वो सही था। चलिए आज के लिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन अब आया 19। For long he has been talking about his plans to immigrate और immigrate, ठीक है, to Canada। अब ध्यान क्या रखना है इसमें कि इमिग्रेट का मतलब क्या होता है, अपने देश से दूसरे देश में जाए, और आई से अगर शुरू हो जाए तो मतलब दूसरे देश से आदमी अपने देश में आए। तो बोला लंबे समय से वो बात कर रहा है अपने प्लान का कि वो कनाडा में जाए। कनाडा में जाए मतलब ई से शुरू होना चाहिए, मतलब मेरा कॉम्बिनेशन किससे शुरू होगा, ए से, ठीक है। द वे ही प्लेज गिटार इज एन ऑरल और ओरल ट्रीट, ठीक है। अब फिर देखिए यहाँ पे क्या लिखा, ऑरल भी लिखा और ओरल भी लिखा, ठीक। तो ऑरल मतलब होता है जिसमें आभा या गुण दिखे, ठीक है। ओरल मतलब मौखिक, तो जिस तरह से वो गिटार बजाता है ऐसा लगता है कि वो हम लोग आभा और गुण दे रहा है, मतलब इसका भी कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, ए, मतलब दोनों का ए। तो डबल ए कॉम्बिनेशन कहाँ दिख रहा है आपको, बी में दिख रहा है, मतलब आंसर मेरा क्या हो गया, बी। हमको दूसरा ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं आज का। द स्टूडेंट अप्रोच द टीचर टू सीक काउंसिल और काउंसिल अबाउट हिज करियर। तो ये CIL, काउंसिल में जो CIL लगता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, समिति कहते हैं, और काउंसिल SEL लगे तो इसका मतलब क्या होता है, राय मशवरा। तो स्टूडेंट जो है वो टीचर के पास गया होगा अपने करियर को लेके राय मशवरा करने के लिए, मतलब आंसर क्या बनेगा मेरा, बी से शुरुआत होना है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैड टू चार्ज अ फ्यू प्रिंसिपल और प्रिंसिपल पार्ट्स ऑफ द इंजन। तो यहाँ देखिए इंजन का जो मुख्य हिस्सा होगा उसके बारे में बोल रहा है कि मुझे कुछ मुख्य जो हिस्सा है इंजन का उसे बदलना होगा। तो वहाँ पे होना क्या चाहिए था, प्रिंसिपल, ठीक है, PLE। आंसर क्या लेंगे, PLE, ठीक है। मतलब बी के बाद फिर क्या आएगा मेरा, बी के बाद फिर मेरा क्या आएगा, PAL, प्रिंसिपल, ये तो हो गया सिद्धांत हो गया ना, PAL होगा, ठीक है, गलत हो गया। वहां पे क्या होना चाहिए था, सिद्धांत की जगह मुख्य पार्ट। तो मुख्य को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य को PAL कहते हैं। इससे प्रधानाध्यापक हुआ तो उसको भी प्रिंसिपल कहते हैं, और जो कुछ भी मुख्य होता है उसको भी प्रिंसिपल कहते हैं। तो आंसर मेरा क्या बनेगा, बी के बाद ए, ठीक है। तो बी के बाद ए का कॉम्बिनेशन देखिए तो आपको कहीं दिख रहा है, सी में दिख रहा है, हो गया मेरा आंसर सी। हमें बाद बाकी ऑप्शन देखने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये था आज के लिए आपका न्यू पैटर्न पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। हालांकि सेक्शन बहुत लंबा था, 20 क्वेश्चंस थे और समय भी काफ़ी लगा, लेकिन मैं फिर कहूँगा आप पार्ट बाय पार्ट भी इस वीडियो को देख सकते हैं, जरूरी नहीं कि वन सिटिंग में ही आप इस वीडियो को देखिए, ठीक है। अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक और शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।